बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। दो खबरें मैं आपको दूंगा इस वीलॉग में। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में एक्चुअली हुआ क्या, किस तरीके से बांग्लादेश के लोग खड़े हुए और कौन सा जुल्म हो रहा था जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और कैसे उन्होंने अपना हक छीना है। और अब इस वक्त बांग्लादेश में पब्लिक की क्या सूरत हाल है, नौजवानों की और वहाँ की हुकूमत की क्या सूरत हाल है, वहाँ सब कुछ हुआ कैसे और ये क्यों हो रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर है, दूसरी खबर जो मैं आपको पहले दूंगा वो है जी इमरान खान साहब का एक और इंटरव्यू। ये इंटरव्यू संडे टाइम्स में इमरान खान साहब का छपा है। मगरबी ममालिक के मुख्तलिफ जरीदे, मुख्तलिफ मैगजीन्स इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ छापना चाहते हैं। जब भी मौका मिलता है कोई ना कोई इंटरव्यू उनका मार्केट में आ जाता है। अभी ये जो इंटरव्यू नया आया है इमरान खान साहब का, इसने भी तहलका मचाया है। हर जानिब आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है इमरान खान साहब ने एक्चुअली इस इंटरव्यू में क्या कहा और संडे टाइम्स ने इस इंटरव्यू के अंदर क्या चीज़ छापी और क्या कुछ लिखा है। उनकी तरफ से अपना एनालिसिस भी है, कुछ खबरें इन्होंने शामिल की हैं, कुछ और इंटरव्यूज़ भी लिए हैं और स्पेशली उसमें इमरान खान साहब का इंटरव्यू का एक बड़ा हिस्सा है जो उसमें शामिल है। अब ज़रा मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ कि संडे टाइम्स क्या लिख रहा है इमरान खान साहब के बारे में। जो इसकी हेडलाइंस है, इमरान खान का जेल इंटरव्यू, मैं एक ऐसी कोठरी में कैद हूं जो आम तौर पर दहशतगर्दों के लिए मखसूस होती है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेल में एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें दहशतगर्द की तरह कैद रखा गया है। द संडे टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि मुझे 7 बाई 8 फुट की मौत की कोठरी में कैद किया गया है। सजाए मौत की कोठरी है, 7 फुट इसकी चौड़ाई है, 8 फुट इसकी लंबाई है और ये इतना ही होता है। इससे भी बाज़ औक़ात शायद थोड़ा छोटा होता है या मेरे ख्याल में यही साइज़ होता है, लगभग इतना ही होता है, थोड़ा बहुत 1 आधे फुट का ऊपर नीचे होता है। तमाम जितनी भी ये सेल्स होते हैं जो अमूमन दहशतगर्दों के लिए मखसूस होती है ताकि इनका किसी से रब्ता ना हो सके। ये तन्हाई की कैद है जहाँ हरकत करना भी मुश्किल है, या आप चल फिर नहीं सकते उसके अंदर। इमरान खान ने कहा कि मैं मुसलसल एजेंसियों की निगरानी में हूँ, 24/7 मुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे मुझे रिकॉर्ड किया जाता है और मुझे बुनियादी कैदी और इंसानी हुकूक जैसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो आम कैदियों को हुकूक हैं वो भी मुझे नहीं मिल रहे। 71 साल साबिका क्रिकेटर स्टार तकरीबन 1 साल से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में है। उन्हें 3 इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया था। नंबर 1, तोशाखाना यानी रियासती तहाइफ को बेचना। नंबर 2, साइफर केस यानी इस पर गद्दारी का मुकदमा। नंबर 3, इद्दत में निकाह केस। ये 3 केसों में इमरान खान साहब को अंदर किया गया था। इनकी तीसरी बीवी बुशरा बीबी भी जेल में है। इनकी पहली बीवी जमाइमा गोल्डस्मिथ थी जिनसे इनके 2 बेटे हैं। ये इंटरव्यू इमरान खान के वकीलों के ज़रिए किया गया क्योंकि इमरान खान को पेंसिल और कागज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। नॉर्मली नाज़रीन पेंसिल कागज़ मिल जाता है कैदियों को। अभी जब मैं जेल गया था मुझे भी मिल गया था। ये जितनी भी जेल में ख़वातीनों हज़रात हैं इन सबको कागज़ पेंसिल मिल जाता है लिखने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब को ऐसी सहूलत वो बता रहे हैं कि नहीं है। इस माह एक UN वर्किंग ग्रुप बराए इंसानी हुकूक ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इमरान खान की कैद को गैर कानूनी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उनकी फ़ौरन रिहाई का मुतालबा किया। हाल ही में पाकिस्तान में चंद अदालती फ़ैसले उनके हक़ में आए हैं। जून में रियासती राज अफशा करने के इल्ज़ाम में जो सबसे मारूफ केस था साइफर वाला, उसको कलअदम करार दे दिया गया है और 13 जुलाई को उनकी जो गैर कानूनी शादी का जो मामला था और सऊदी वलीअहद के तोहफे जैसे जेवरात बेचने के इल्ज़ामात की सज़ाएँ भी इमरान खान साहब की मनसूख हो गई और वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। तमाम इमरान खान को लाहौर की अदालत ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गुज़िश्ता साल मई में इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद अपने हामियों को हंगामा करने पर उकसाया। मुजाहिरीन ने मकामी फ़ौजी कमांडर के घर पर हमला कर दिया और इनके बाग से सफ़ेद रंग के मोर चोरी कर लिए। हुकूमत ने इनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की धमकी दी है जो फरवरी के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशस्तें जीतने में कामयाब हुई थी। इमरान खान के मुताबिक ये सब गैर मामूली इंतखाबी धांधली के बावजूद हो रहा है जिसमें इनकी और इनके अहम साथियों की कैद और उनकी पार्टी के जो अलामत थी क्रिकेट का बल्ला उस पर पाबंदी भी लगा दी गई। ये सारा होने के बावजूद इतनी बड़ी कामयाबी उनको मिल रही है। इमरान खान ने कहा
कि इंतखाबात के नताइज और वोटर टर्न आउट एक नरम इनकलाब के मुतरादिफ है जो मार्शल लॉ के माहौल में हुआ है। लोगों ने मेरे हक में वोट दिया क्योंकि वो मौजूदा निज़ाम और पाकिस्तान की इंतज़ामी हालत से तंग आ चुके हैं। खान को हुकूमत बनाने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि दीगर जमातों ने उनके खिलाफ इत्तेहाद कायम कर लिया था, जिसकी हौसला अफजाई एस्टेब्लिशमेंट ने की है। लेकिन पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन्हें मजीद नशिस्तें दे दी और वो कहते हैं कि इनकी पार्टी ने तकरीबन 175 सीटें हासिल की थीं, ना कि 93 सीटें जो कि सरकारी तौर पे तस्लीम की गई और जिन्हें बाद में छीन लिया गया, यानी उनमें से भी बाद में कम की गई हैं। पिछले पीर को जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने के लिए कार्रवाई करेगी। हम पीटीआई पर पाबंदी आयद करने जा रहे हैं और हमारा ख्याल है कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत हुकूमत को सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का हक हासिल है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगरचे पाकिस्तान ने फौजी हुकूमत के ज़ेरे साया कई साल गुजारे हैं, लेकिन किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई गई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। एक सियासी पार्टी पर पाबंदी आयद करना हमारे लिए बहुत बड़ी तशवीश का बायस होगा। इमरान खान ने कहा, ये खेल मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए खेले जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से ना तो कुछ कामयाब हुआ है और ना ही होगा। इमरान खान के दोस्त हैं जुल्फी बुखारी और उनके पार्टी मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पर पाबंदी लगाने की धमकियां मायूसी की अलामत है। एस्टेब्लिशमेंट बौखलाहट का शिकार हो गई है। ये हमारी अदालतों में मुसलसल कामयाबियों पर उनका फौरी रद्द-ए-अमल है कि वो पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। हर रोज़ जब इमरान खान इनकी फाशिस्ट सियासत के तहत कैद होते हैं वो ज़्यादा मकबूल हो जाते हैं, यानी हर रोज़ उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा वो अब गुज़िश्ता 30 सालों के मुकाबले में इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूलियत पर है इमरान खान साहब। जुल्फी बुखारी खुद भी जिलावतनी में है, जुल्फ़िकार बुखारी, और पीटीआई के बहुत से दूसरे अरकान भी इसी हालत में हैं। मंगल को वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान में जमहूरियत की कमज़ोरी पर तकरीर करेंगे। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तकरीर करने जा रहे हैं जुल्फी बुखारी मंगल वाले दिन बरतानिया में, तो ये भी आपने अपने जहन में रखना है। और इसको तरतीब दिया गया है MP नाज शाह उनकी जानिब से और दीगर कुछ लोग हैं। वो इस माह जारी करदा अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की राय पर बात करेंगे जिसने इनकी फौरी रिहाई और मुआवजे का मुतालबा किया है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इमरान खान साहब की फौरी जो है वो रिहाई होनी चाहिए, नुकसान का अजाला होना चाहिए। सारा गोगन जो इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त की नुमाइंदगी कर रही थी, उन्होंने कहा कि यह अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दी जाने वाली सबसे मजबूत राय है। खान ने कहा यह फैसला हमारे 1 साल से कहे गए मौक़िफ़ की तस्दीक करता है। एक ज़िमनी बात के तौर पर मैंने क्रिकेट में तीसरे अंपायर की वकालत सबसे पहले की थी, मैं लेकर आया था थर्ड अंपायर, क्योंकि मैं हमेशा यकीन रखता था कि यह खेल को ज़्यादा मुनसिफाना बनाएगा। इस आज़ाद राय के बाद अब यह बात नहीं रही कि सिर्फ मेरी बात, मेरी पार्टी की बात या हुकूमत की बात पर एतमाद किया जाए। कोई भी मुकम्मल रिपोर्ट पढ़ सकता है और ख़ुद देख सकता है कि क्या जुल्म हुआ है और आखिरकार क्या चीज़ मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है और इसके लोगों को तकलीफ दे रही है। मैं दूसरे ममालिक के रहनुमाओं और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को पढ़ें और उस पर अमल करें। जुल्फी बुखारी ने कहा कि इस फैसले ने खान की हौसला अफजाई की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान बड़े अच्छे मूड में हैं, मुश्किल हालात में कैद हैं, इनका हौसला बहुत बुलंद है, वो मुश्किलात में मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। अपने हौसले को बुलंद रखने के लिए जब भी उन्हें मौका मिलता है वो वर्जिश करते हैं और मुताला करते हैं। ये इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि मैं तंदुरुस्त रहने की कोशिश करता हूँ, जो भी मुझे जिस्मानी वर्जिश का मौका मिले वो मैं करता हूँ और वसी मुताला करता हूँ। इमरान खान ने यकीन दहानी करवाई कि वो वापस ज़रूर आएंगे, उन्हें यकीन है। मैं अपना ज़्यादातर वक्त मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में सर्फ करता हूँ। कैद में होने के बावजूद पूरा मुल्क मुझसे उम्मीद और हौसला हासिल करता है। सबसे आम बात यह है कि मेरी दुआएं मुझे साबित कदम रखती हैं और खुदा पर मेरा ईमान मुझे यकीन दिलाता है कि हक बातिल पर गालिब आएगा। ये इमरान खान साहब ने कहा, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब जरा आ जाए उस बड़ी खबर की तरफ जो बांग्लादेश में चल रहा है और क्यों चल रहा है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं। 1971 में बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना था, यह पहले पाकिस्तान के साथ होता था। 1972 में बांग्लादेश में एक कानून लागू किया गया था। उस कानून के मुताबिक जितने भी लोगों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया वो उसको जंग आज़ादी कहते हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं। बांग्लादेश में लोग जो है वो 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। कुछ लोग थे जो खामोश थे, कुछ लोग थे पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, मशरकी पाकिस्तान रखना चाहते थे। कुछ लोग थे जो
अलग देश बनाना चाहते थे। ये जो लोग अलग देश बनाना चाहते थे इनको फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी है। उनके लिए एक कोटा मख्तस कर दिया गया 1972 में कि जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उनमें से 30% नौकरियां वो इनको डायरेक्टली मिल जाएंगी। तो 30% नौकरियां इनको मिलती चली आ रही थी 1972 से। और इस वक्त जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है ये 2009 से वज़ीर आज़म चली आ रही हैं हसीना वाजिद। इनकी पार्टी जो है वो 2009 से लेकर अब तक लगातार चौथी मर्तबा इक़्तिदार में है। अवामी पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। यही वो पार्टी है जिसने बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्शन जीता था और बाद में सूरत हाल आपके सामने है। अब ये जो अवामी पार्टी है इसकी लीडर है हसीना वाजिद। अब वो लगातार इस कोटा सिस्टम को चला रही हैं और हर साल 3000 सरकारी नौकरियां आती हैं बड़े पैमाने पे। जो बड़ी नौकरियां होती हैं 3000 होती है मुकाबले के इम्तिहान में बांग्लादेश में। उन 3000 नौकरियों में से ज़्यादातर नौकरियां ये जो हुकूमती जमात है ये अपने लोगों को दिलवा देती है। वजह यह है कि जो अवामी लीग है ज़्यादातर इसी के लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर्स कहलाते हैं। अब तय ये हो गया है या तो नौकरियां फ्रीडम फाइटर्स को मिलेंगी और अब तो ये इस बात को 50 साल से ऊपर गुजर गए हैं, लिहाजा अब ये नौकरियां दी जाती हैं उनकी औलाद को। और ये तय हो गया कि वो खानदान जो फ्रीडम फाइटर्स थे मेरिट हो या ना हो उनकी औलाद को 30% नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा बांग्लादेश में बनने वाली तमाम नौकरियों में यानी 3000 नौकरियों के लिए लगभग 4 लाख उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। बांग्लादेश में 3000 नौकरियों के लिए 4 लाख नौजवान मुकाबले के इम्तिहान में बैठते हैं। उनमें से जो 56% नौकरियां हैं वो कोटा के तहत दे दी जाती हैं। उनके अंदर अकलियतें भी शामिल कर दी गई, खवातीन भी शामिल कर दी गई, माजूर लोग हैं उनका एक कोटा कर दिया गया, जो ट्रांसजेंडर हैं ख्वाजा सरा उनका एक कोटा कर दिया गया, जो अकलियतें हैं उनका एक कोटा कर दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ कोटे उन्होंने अपने अपने एथनिक ग्रुप्स के रखे हुए हैं। तो इन कोटों का फ़ायदा उठा के वहाँ की जो इस वक्त इक़्तिदार में पार्टी है हसीना वाजिद साहिबा की, वो 56% नौकरियों पर कब्जा कर लेते थे। इस तरह वो सरकार के अहम तरीन ओहदों पर अपने ब्यूरोक्रेट को पहुँचा देते हैं और पूरा का पूरा निज़ाम उनके मातहत आ जाता है। लिहाजा उनका इक़्तिदार से जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है क्योंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी को वो कंट्रोल करते हैं। फौज में उनके बंदे हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनके बंदे हैं, हर जगह उनके अपने बंदे बैठे हुए हैं। इलेक्शन वो लड़ते हैं, वो जिस तरीके से भी इलेक्शन जीतते हैं वो दोबारा आ जाते हैं और दोबारा आने के बाद अपने ही लोगों को जो उनके अपने लोग हैं उनकी अपनी पार्टी से वाबस्ता है उनको वो दोबारा कोटे के तहत नौकरियां दिलवाते हैं। इस मामले के खिलाफ बांग्लादेश में नौजवानों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ये एहतजाज पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। 2018 में ये एहतजाज पहली मरतबा हुआ था, पहले भी होता रहा था लेकिन बड़ा एहतजाज हुआ था 2018 में। उसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी जानें भी गईं। तो 2018 में बांग्लादेश रिफॉर्म मूवमेंट एक चली थी और ये 3-4 महीने चलती रही थी। इस मूवमेंट के बाद बिलाखिर जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी हसीना वाजिद, उन्होंने इस कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया था और ये बहुत थोड़ा कोटा रह गया था। यानी ये जो 56% का कोटा सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन क्योंकि इनकी जमात को ये चीज़ सूट करती है, अब जब ये दोबारा इक़्तिदार में आए तो इक़्तिदार में आने के बाद इनको दोबारा भूख लगी। इन्होंने कहा जी अपने लोगों को दोबारा भर्ती करें। तो इन्होंने हाई कोर्ट से एक फैसला करवा दिया क्योंकि हाई कोर्ट में इनके बंदे गए हुए थे। अब अदलिया के ऊपर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, इंडिया जैसे मुल्कों में, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है हुकूमतों का, कुछ नहीं बातों का बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई कोर्ट से एक फैसला लेकर वो जो कोटा सिस्टम था उसको 5 जून 2024 को बहाल करवा दिया गया। इसके ऊपर नौजवानों के अंदर एक आग भड़क उठी। नौजवानों ने कहा जनाब हम मेरिट के ऊपर तालीम हासिल करके पढ़ लिख के आते हैं और ये जनाब कोटे के ऊपर आगे नौकरी ले लेते हैं, ये कैसे हो सकता है? नौकरी के ऊपर हमारा भी इतना ही हक है जितना इनका हक है। हम एक ही जैसे मुल्क में रहते हैं, एक ही जैसे स्कूलों में जाते हैं, एक ही जैसा हमारा मजहब है, एक ही तरह का हमारा बैकग्राउंड है, लेकिन क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन एक पार्टी के साथ है वो एक सर्टिफिकेट बनाते हैं जनाब हम फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं और उनको ये नौकरी मिल जाती है। तो 2018 में इन्होंने 5 शराइत रखी थी। एक शर्त यह थी कि इस कोटे को 56% से कम करके 10% कर दें। दूसरी शर्त इन्होंने ये रखी थी कि अगर काबिल उम्मीदवार ना मिले कोटा सिस्टम से, कोटे के अंदर से, तो फिर मेरिट के ऊपर दूसरे उम्मीदवार को लिया जाए। तीसरा, कोटा वालों का कोई अलग इम्तिहानी निज़ाम नहीं होना चाहिए, उनके लिए आसान इम्तिहान नहीं होना चाहिए, वही इम्तिहान दें वो भी जो हम दे रहे हैं। चौथा, जो उम्र की हद है वो भी एक जैसी हो। कोटा वालों की उम्र ज़्यादा भी है तो उसको फिर भी नौकरी दे देते थे, ये भी नहीं होना चाहिए। पांचवा,
दूसरी मर्तबा किसी उम्मीदवार को कोटे के ऊपर मौका नहीं मिलना चाहिए। ये चीज़ें उन्होंने पहले मांगी थी, तब कुछ चीज़ें मान ली गई थी। अब अदालत ने जब वो वापस फैसला दे दिया कि कोटा सिस्टम बहाल हो गया, तो फिर एहतजाज शुरू हो गया। ये एहतजाज जब शुरू हुआ तो चंद शहरों में हो रहा था शुरू में, ढाका में, चट्टागंग में, कोमेला में, जयसूर में, रंगपुर में, शाही में, यहाँ पे ये एहतजाज हो रहा था। सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर तलबा निकल के एहतजाज कर रहे थे और इस एहतजाज के ऊपर जो है पुलिस ने टॉर्चर शुरू कर दिया। स्टूडेंट ने भी आगे से डंडे चलाने शुरू कर दिए, पत्थर चलाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे एक नौजवान था जिसकी शहादत हो गई। अब यहाँ से मामला जो है वो बिल्कुल एक अलग सिमत में चला गया। नौजवान बहुत भड़क गए। हुआ ये कि अबू सईद नाम का एक नौजवान था और ये एहतजाज कर रहा था। इसने एहतजाज करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाया, इसके हाथ में एक डंडा था। ये इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बड़ा लाइक स्टूडेंट था, ये स्कॉलरशिप लेता रहा अपने स्कूल में भी, अपने कॉलेज में भी। हाल ही में ये ग्रेजुएट हुआ था और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। पूरे ख़ानदान की उम्मीदें इससे थीं, क्योंकि ये बड़ा गरीब ख़ानदान था। ये खुद नौकरी करता था और ख़ुद ही पढ़ता था, यानी काम कर करके पढ़ता रहा है, ये अपना खर्चा भी खुद उठाता रहा है। गरीब लोग थे, तो ये सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता था, इसका ये ख्वाब था। तो कोटा सिस्टम के होते हुए इन लोगों को मौका नहीं मिलता, तो इसने अपने हाथों को ऐसे फैलाया पुलिस के सामने, डंडा इसके हाथ में था। अब उससे दो तरह के जेस्चर लिए जा रहे हैं। एक तो उसने कहा आओ मुझे गले लगाओ, और दूसरा जेस्चर ये लिया जा रहा है कि ठीक है तुम मुझे मार दो या मुझे मेरा हक दे दो। तो इसके ऊपर पुलिस ने एक गोली चलाई, इसको गोली लगी और इसके चेहरे पे हैरत देखी जा सकती है, वीडियो अगर आप देखें तो। उसके बाद ये ज़मीन पे गिर गया, ये दोबारा उठा, इसने फिर अपनी बाहें फैला दी पुलिस के सामने। पुलिस ने इसको दोबारा गोली मारी और पुलिस ने इसको फिर एक गोली मारी। इसको 3 दफ़ा पुलिस ने गोली मारी और ये गिर गया। फिर दोबारा इसके दोस्त आए भागे भागे, नौजवान स्टूडेंट्स, उन्होंने इसको उठाया, इसको रेस्क्यू किया। ये बार बार खड़ा होकर वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन फिर ये गिर गया और उसके बाद ये नौजवान जाँ बहक हो गया। अबू सईद के मरने के बाद इसको पूरे बांग्लादेश के तलबा ने एक हीरो के तौर पे लिया। अक्सर तलबा को आप बांग्लादेश में देखते हैं कि वो ऐसे हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं पुलिस के सामने, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, कि मारो हमें, गोली मारो। 100 से ज़्यादा लोग जो है वो अब तक की इतला के मुताबिक इन सारे वाक़यात में जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद तलबा की है और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए हैं। मामला ये है कि इस लड़के के बारे में बाकायदा एक पंफलेट जारी किया गया और नारे बनाए गए कि वो लड़का कह रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी ले सकते हो मगर मेरे हुकूक नहीं छीन सकते। बांग्लादेश के लोगों ने अपना मैप बना के, अपना झंडा बना के उसके आगे इसको ऐसे खड़ा किया हुआ है कि ये गोली खा रहा है और बांग्लादेश को बचा रहा है, मेरिट को बचा रहा है। तो मेरिट के लिए पूरा बांग्लादेश निकल आया। हज़ारों गाड़ियाँ जल गई, सैकड़ों गाड़ियाँ जल गई, जगह जगह पे दुकानें बंद हो गई, पहिया जाम हड़ताल हो गई। चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की, ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश में गया और सुप्रीम कोर्ट से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब तक की इतला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सिर्फ 7% कोटा होगा, जिस कोटे का मुतालबा किया है इन लोगों ने। 30% जो मुलाजमतें हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। सिर्फ 5% दिया जाएगा उन लोगों को जो जंग आज़ादी में लड़े थे, उनके बच्चों को, जबकि बाकी 2% दिया जाएगा माजूरों को और अकलियतों को। और इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो मांग रहे हैं, लेकिन अदालत का ऑर्डर आ चुका है। तो अब ये जो है 7% तक रह गया कोटा, जो 56% था। ये बांग्लादेश के लोगों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके ऊपर मेरे साथ बहुत सारी तफसीलात हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर किसी वक्त करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।